हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग को मैं सारणिक चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक चालू कर रहा हूँ। तो देखिए, प्लीज़ मेरे वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। देखिए, आज आप लोग को एक नया टॉपिक है सारणिक में त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए, आप लोग को सबसे पहले त्रिभुज के बारे में जानना जरूरी है। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है। क्या होता है? 3 शीर्ष। देखिए, एक ए है, ए वाला शीर्ष हो गया, बी हो गया शीर्ष, और यहाँ पर देखिए सी हो गया, ये तीसरा शीर्ष हो गया। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए आप लोग को यहाँ पर 3 शीर्ष हो गया। तो यहाँ पर देखिए, ए शीर्ष का निर्देशांक बिंदु कितना दिया है? x1 y1 दिया है। और बी बिंदु का कितना दिया है निर्देशांक बिंदु? x2 और y2 दिया है। और उसके बाद सी बिंदु का कितना दिया है निर्देशांक? x3 और y3 दिया है। तो यह त्रिभुज का निर्देशांक ज्यामिति दे दिया, निर्देशांक बिंदु दे दिया है ना। एक आप लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए बी का दिया है, यहाँ पर देखिए सी का दिया है। तो आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग 10th क्लास में आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ लिए हैं निर्देशांक ज्यामिति में। तो यहाँ पर देखिए निर्देशांक ज्यामिति में, तो सबसे पहले देखिए, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। तो देखिए, हम लोग आप लोग मान लिए है ना, यहाँ पर ए बी सी एक त्रिभुज मान लिया है ना। फिर इसके बाद देखिए, जिसका शीर्ष ए बी और सी है, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, यह सब शीर्ष हो गया। और तथा नियामक दिया है। तो यहाँ पर नियामक है, यही निर्देशांक बिंदु कह रहा है। तो निर्देशांक बिंदु का नियामक कितना दिया है? पहला ए बिंदु का कितना दिया है? x1 दिया है, y1 दिया है। बी बिंदु के निर्देशांक बिंदु कितना दिया है? निर्देशांक नियामक कितना दिया है? x2 y2 दिया है। और सी के लिए x3 y3 दिया है। आप लोग को देखिए यहाँ पर लिखा गया है x1 y1, और यहाँ पर देखिए x2 y2, और उसके बाद तथा x3 y3 हो है। तो देखिए, तब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लोग को पहले 10th क्लास में पढ़े होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे। तो वहाँ पर निर्देशांक बिंदु दिया रहता था। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग का निर्देशांक बिंदु दिया था ना, उसका नियामक कितना है? x1 y1, x2 y2, x3 y3 दिया है। तो वही त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर उस विधि के द्वारा आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखिए, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर प्लस का चिन्ह देते थे, फिर इसके बाद x2 लेते थे, फिर इसके बाद y3 माइनस y1 करते थे, फिर प्लस का चिन्ह देकर x3 कर फिर y1 माइनस y2 होगा ना। तो ये आप लोग को निर्देशांक बिंदु जब दिया रहेगा, तब उस समय उस स्थिति में आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे निर्देशांक ज्यामिति में। तो आप लोग इस विधि के द्वारा निकालते थे ना। आप लोग इस फार्मूला को लिख लीजिएगा। तो देखिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा, आप लोग पूरा लिख लीजिए। तो देखिए, आप लोग का मेन टॉपिक क्या था? आप लोग का मेन टॉपिक यही बताना चाहते थे ना कि सारणिक विधि के द्वारा त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। आप लोग को यही बताना था ना। तो देखिए, मेरे बातों को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप लोग का मेन टॉपिक यही सीखना था। तो देखिए, सीखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
देखिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ सारणिक विधि के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ठीक उसी प्रकार आप लोगों का निर्देशांक बिंदु में दिया था ना, तो उसका नियामक जो दिया था तो वहाँ पर भी निर्देशांक नियामक बिंदु दिया होगा, और नियामक जो होगा उसका नियामक x1 y1 x2 y2 z1 z2 दिया था। तो उसी प्रकार यहाँ पर सारणिक विधि के द्वारा त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो देखिए यही फार्मूला लगेगा। सारणिक विधि के द्वारा अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप लोग इस फार्मूला की सहायता से आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किसके विधि के द्वारा? सारणिक विधि के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर 1/2 लिखा गया है। फिर इसके बाद x1 y1 इसका नियामक हो गया, और देखिए यहाँ पर x1 y1 डाल दिए हैं, फिर इसके बाद x2 y2 डाल दिए हैं, फिर इसके बाद x3 y3 डाल दिए हैं, फिर इधर देखिए 1 1 डाल दिए हैं। यही इसका फार्मूला होता है किसका? सारणिक विधि के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसी फार्मूला की सहायता से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इस फार्मूला से निकालेंगे ना। देखिए आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट बात यानी नोट में लिखवाया हूँ कि देखिए आप लोग को एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो पहला देखिएगा, यहाँ पर पहला नोट में देखिए क्या लिखवाया हूँ। तो देखिए यहाँ पर यदि सारणिक का, देखिए यहाँ पर आप लोग सारणिक विधि के द्वारा क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना। हाँ, तो सारणिक विधि के द्वारा 1/2 कर दिया है, तो यहाँ पर जो निकालना है तो यहाँ पर सारणिक के मान के द्वारा ना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर वही कर रहा है, तो सारणिक का क्षेत्रफल सारणिक विधि के द्वारा यहाँ पर सारणिक विधि के द्वारा अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया है, अगर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक विधि के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ऋणात्मक में आ जाए तो हमेशा उसका निरपेक्ष लेते हैं ना। यानी जो यहाँ पर सारणिक विधि के द्वारा क्षेत्रफल निकाले हैं तो उसका क्षेत्रफल अगर ऋणात्मक आ जाएगा तो कह रहा है कि उसका निरपेक्ष लेते हैं। यानी जो निरपेक्ष मान लेते हैं मतलब कह रहा है कि जो यहाँ पर इसका ऋणात्मक मान आएगा तो वहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह को छोड़कर वहाँ पर उसका केवल परिमाण लेंगे, प्लस के रूप में कर देंगे ना। तो उसके बाद देखिए अगर माइनस में आएगा, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि -29 वर्ग मात्रक आ गया आपका क्षेत्रफल त्रिभुज का, तो यहाँ पर क्या -29 नहीं लेंगे, केवल 29 वर्ग मात्रक लेंगे, माइनस को हटा देंगे, माइनस को नहीं लेना है। यही पहला नोट कर रहा है, पहला आप लोग का यही बात बता रहा है। तो देखिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए उसके बाद दूसरा आप देखिएगा, दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि क्षेत्रफल पहले से दिया हो तो क्षेत्रफल के धनात्मक या ऋणात्मक मानों का प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बात सुनिएगा ध्यानपूर्वक, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोग को। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है ना। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया है तो वहाँ पर क्षेत्रफल अगर दे दिया है तो वहाँ पर मान पहले उसका धनात्मक मान रख कर, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपको 29 वर्ग मात्रक दे दिया है, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 29 वर्ग मात्रक, कितना दिया है, 29 वर्ग मात्रक। तो यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल 29 वर्ग मात्रक दिया है, तो यहाँ पर एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले उसका क्षेत्रफल प्लस 29 पर रखकर, फिर उसके बाद
ऋणात्मक मानों का प्रयोग करके फिर इसके बाद माइनस यहाँ पर 29 पर निकालेंगे, फिर इसके बाद -29 पर निकालेंगे, तब उसके बाद यह क्लियर होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या कह रहा हूँ कि मतलब कि एक बार क्षेत्रफल का धनात्मक मान रखेंगे, एक बार क्षेत्रफल का ऋणात्मक मान रखकर उसका मान निकालेंगे। देखिए आप लोग को एक मस्ट यानी वेरी इम्पोर्टेंट आप लोग को स्टेप बता रहा हूँ। तीसरा स्टेप देखिएगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरे बातों को। यहाँ पर लिखा गया है कि 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए यहाँ पर बात क्या कह रहा है कि देखिए अगर मान लीजिए कि 3 बिंदु दे दिया है, मान लीजिए कि x1 y1 पहला बिंदु, दूसरा बिंदु अगर मान लीजिए कि x2 y2 दे दिया है, और तीसरा बिंदु दे दिया है x3 y3 दे दिया है ना 3 गो बिंदु। तो देखिए तीनों बिंदु का अगर मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ना, 3 बिंदु दिया है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका क्षेत्रफल अगर मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तीनों निर्देशांक बिंदुओं के नियामक का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अगर क्षेत्रफल का मान अगर 0 आ गया तब कहेंगे कि ये तीनों बिंदु क्या है, क्या कहेंगे, ये तीनों बिंदु आप लोग का संरेख है। क्या कहेंगे, ये तीनों बिंदु संरेख होगा। कब? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा तब ना। समझ में आ रहा है ना। देखिए उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाएगा तो आप लोग का यह तीनों बिंदु संरेख हो जाएगा। तो आप लोग का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप बता दिया हूँ। तो आप लोग देखिएगा, आप लोग लिख लीजिए। आप लोग को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग को सारणिक विधि के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखवा दिए थे, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में दिया गया आप लोग का शीर्ष बिंदु दे दिया है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज का शीर्ष बिंदु दे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए कि x1 y1 कितना हो जाएगा, 1 और 0 हो जाएगा ना। x2 और y2 कितना हो जाएगा, 6 और 0 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर x3 y3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर आप लोग का हो गया। तो यहाँ पर आप लोग को लिखवाए थे सारणिक विधि के द्वारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का आप लोग सूत्र लिखवाए थे सारणिक विधि के द्वारा 1/2। फिर यहाँ पर लिखवाए थे कि x1 y1 और 1, x2 y2 1 और x3 y3 लिखवाए थे 1। यहाँ पर इतना लिखवा दिए थे ना। तो आप लोग देखिए x1 y1, तो x1 y1 का मान रख देंगे, x2 y2 यही हो गया, x3 y3 आप लोग को इतना दे दिया है ना। तो देखिए अब आप लोग यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसका मान लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर 1/2
1/2 देखिए तब मान रख रहे हैं, x1 का मान रख रहे हैं। यहाँ पर x1 का मान 1 दिया है, फिर यहाँ पर देखिए y1 का मान 0, फिर 1, फिर x2 का मान 6 दिया है, y2 का मान 0 और यहाँ पर 1 दिया है। x3 का मान कितना दिया है, 4 दिया है, y3 का मान कितना दिया है, 3 दिया है और 1 दिया है। तो यहाँ पर हो गया आप लोग का। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसका सारणी का मान निकाल कर 1/2 से गुणा कर देंगे तो आप लोग का क्या निकल जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसके विधि के द्वारा, सारणिक विधि के द्वारा निकाल देंगे। अरे मर्द